सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। मानसून में आपदा प्रबंधन से लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य हो जाएं पूर्ण। बंद सड़कों को खोलने के लिए तैनात की जाए जेसीबी। उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव को लेकर दी जानकारी। शांतिपूर्वक चुनाव कराने की अपील। राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा भी। सीएस राधा रतूड़ी ने नए उद्यमों के लिए दिए निर्देश। विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति की व्यवस्था करें डीएम। बायोफ्यूल उद्यमों से पिरूल की करें उपयोग। 125 एमओयू में से 74 पर कार्य हो चुका है आरंभ। खटीमा के वन भूमि में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में किया गया था अतिक्रमण। कच्चे मकानों और दुकानों को किया गया ध्वस्त। अभियान आगे भी रहेगा जारी। मिड़ात गांव में 13 लाख से बने मिलन केंद्र का लोकार्पण। समितियों ने दायित्वों के निर्वहन का लिया संकल्प। ग्रामीणों को दी अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी। महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने की दिशा में बनाई योजना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और समय हो गया है अपना उत्तराखंड का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी मानसून से पहले आपदा प्रबंधन और अन्य कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निश्चित समयावधि के दौरान पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। आपदा के दृष्टिगत अल्मोड़ा जिला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में वहां पर मानसून सीजन के दौरान विशेष रूप से एसडीआरएफ टीम की तैनाती की जाए और पहाड़ी राज्य होने के चलते मानसून सीजन हमारे लिए एक चुनौती की तरह है। अतिवृष्टि और आपदा से निपटने के लिए तय समय के अंदर ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। पिछले वर्ष जिन स्थानों पर अधिक आपदा आई थी उन स्थानों को चिन्हित किया जाए। वहां पर आपदा से निपटने के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जून से पहले नालियों, सिंचाई गुलों और इसके साथ ही नहरों की सफाई सुनिश्चित की जाए और नगर निगम नगरपालिका क्षेत्रों में भी यदि कहीं जलभराव से संबंधित काम किए जाने हैं तो उन्हें भी तय समय पर पूरा किया जाए। आपदा और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। बंद सड़कों को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी की तैनाती की जाए और समस्त जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि आपदा मद के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त की जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। वहीं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर दवाइयों के छिड़काव और मानकों का पालन करवाने के निर्देश भी दिए गए। हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहां भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियां करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहां साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूँकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव से आप अभी निपटे हैं, आप दो विधानसभाओं के उपचुनाव आपके सामने है, क्या कुछ? हम लोग चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा की तैयारी करेंगे। क्या लगता है सर बीजेपी का, क्योंकि मंगलौर सीट पे सर बड़ी चैलेंज रहा है कि वो आज तक बीजेपी वहाँ नहीं, देखिए अभी चूँकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और अब खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, यूकेडी समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनके अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुक्ता मिश्र समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने पर सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपचुनाव के दौरान भी शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों से इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपचुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। और अब खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां सीएस राधा रतूड़ी की हम बात कर रहे हैं। और सीएस राधा रतूड़ी ने निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग के साथ ही राज्य में लगने वाले नए उद्यमों के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। और राज्य में लग रहे बायोफ्यूल उद्यमों से कच्चे माल के रूप में पिरूल के उपयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल सीएस राधा रतूड़ी ने ऊर्जा और संबंधित विभागों को अधिकारियों को समयबद्धता और लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाते हुए सभी निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित बैठक में गत वर्ष आयोजित हुए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में किए गए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की समीक्षा की है। और बैठक में उन्होंने मुख्यतः आवास, पर्यटन, ऊर्जा विभाग के तहत किए गए MOU की समीक्षा की है। बैठक में जानकारी दी गई कि आवास विभाग के तहत कुल किए गए 125 MOU में से 74 पर कार्य आरंभ हो चुका है। इससे कुल 7,430 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 12,318 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वहीं पर्यटन विभाग के तहत कुल 505 MOU में से 140 पर कार्य आरंभ हो चुका है, जिससे 3,817 करोड़ रुपए का निवेश आया और 5,047 रोजगार सृजित हुए। ऊर्जा विभाग के तहत कुल 193 यूनिट की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जिससे 28,288 करोड़ रुपए का निवेश आया और निर्माण कार्यों के दौरान 18,119 रोजगार और संचालन के दौरान 4,026 रोजगार सृजित किए गए। वहीं एरोमेटिक प्लांट्स के क्षेत्र में भी अभी तक कुल 32 यूनिट की ग्राउंडिंग हुई, जिससे 134 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ और 1,052 रोजगार सृजित हुए। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने क्षेत्र में पंचायत नौगांव की बैठक में भाग लेते हुए अधिकारियों को गांव के समग्र विकास के लिए तत्परता से काम करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाना जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि बड़कोट नगर सहित क्षेत्र के विभिन्न गाँव की पेयजल समस्या के समाधान के लिए शासन से अनुरोध किया गया और पंपिंग योजना के कार्य को तेजी करने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बढ़ाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि क्षेत्र पंचायत नौगांव की बैठक ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में आयोजित हुई और बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित किया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास से संबंधित मामलों में प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी सदन में उठाए गए सभी मामलों का नियम के अनुसार समुचित निस्तारण करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जिलाधिकारी ने ग्रामीण चिकित्सालयों में डॉक्टर और स्टाफ की नियमित उपस्थिति और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं से लाभ मिलने के संबंध में भी जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खेती बागवानी की योजनाओं का पूरा लाभ पात्र तक पहुंचाया जाए। वहीं PWD की बात करें, ग्राम सड़क योजना की बात करें, इसके अलावा बिड़कुल और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के कार्यों पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत और नालियों का निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही लंबित कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। और अब खबर है देहरादून से, जहां निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैला रानी रावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम लिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बाबा केदार से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दरअसल विधायक शैली रानी रावत केदारनाथ विधानसभा की मुखर विधायक नहीं है और कई बार मुख्यमंत्री धामी के साथ अन्य मंत्रियों से उनके क्षेत्र की अवहेलना संबंधी खबर पर भी कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बार विधायक ने कहा था कि रुद्रप्रयाग में अच्छे अधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है और पनिशमेंट के तौर पर लापरवाह अधिकारियों को यहां की जिम्मेदारी दी जा रही है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के खटीमा की, जहां पीलीभीत रोड स्थित सालबोजी नंबर 1 क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए मंगलवार के दिन वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में हुए अतिक्रमण को हटाया गया। मामले पर तराई पूर्वी वन प्रभाग की अधिशासी अधिकारी संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार खटीमा रेंज के इलाके में वन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए विस्तृत अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत आज बड़ी संख्या में वन भूमि पर अतिक्रमण कर टीन और लकड़ी की मदद से बनाए गए कच्चे मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये हमारी खटीमा रेंज के अंतर्गत जो हमारी लीड है सालबोजी 1 और 2, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से ये अतिक्रमण चला आ रहा था और बीच बीच में हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए थे इस अतिक्रमण को हटाने के। तो कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज पुनः हमारे द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और आज भी हमारे द्वारा कई दुकानों को और कई जो अस्थायी निर्माण यहाँ पर बनाए गए थे टिन शेड की मदद से उनको हटाया गया है और अभी आगे आने वाले समय में भी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा इस क्षेत्र में चल रहा है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ पर से हट चुका है। कुछ जो पुराना अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई अभी शेष है, तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसे भी हटाएं। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां ग्राम पंचायत मिंडाथ दोगी गांव में 13 लाख से बने मिलन केंद्र का लोकार्पण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत में गठित 1 दर्जन से अधिक समितियों ने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लिया। दरअसल विधानसभा नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत मिंडाथ में 13 लाख की लागत से निर्मित जनता मिलन केंद्र का ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी द्वारा लोकार्पण किया गया। ये जनता मिलन केंद्र क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा विधायक निधि से दी गई धनराशि से निर्मित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वो जनसेवक के रूप में प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का निराकरण करें। कार्यक्रम की खासियत ये थी कि मिंडाथ ग्राम पंचायत की महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में विशेष कार्य योजना बनाई। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए मिंडाथ ग्राम पंचायत के महिलाओं ने वनाग्नि सुरक्षा समिति, जल संरक्षण समिति, वृक्षारोपण, वन संवर्धन समिति और वन पंचायत समिति सहित 1 दर्जन से अधिक समूह ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने की शपथ ली। बैठक में घटते वन और बिगड़ते पर्यावरण पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भविष्य में बढ़ने वाली इस विकट समस्या से निजात पाने के लिए गठित सभी समितियों ने शपथ ली है। वो गर्मी के इस मौसम में वनों को वनाग्नि से बचाने, बरसात होते ही सघन वृक्षारोपण करने और रोपे गए वृक्षों की सुरक्षा करने का काम करेंगे और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी किया गया है। निश्चित रूप से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और आम जनमानस तक किस प्रकार से पहुंचे हैं, उसके लिए सरकार की जो जितनी भी सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इस प्रकार के बैठकों के माध्यम से और उनकी जानकारी दे करके जनकाल कल्याणकारी योजनाएं की जो विशेषकर हमारी माता ही बहनें हैं और जो हमारे आजीविका मिशन के अंतर्गत जिन समूहों का गठन करके उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने की उन योजनाओं की जानकारी कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं आज सरकार किसानों के लिए बना रही है। उसी प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार की सारी सब्सिडी वाली योजनाएं हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम जहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। और अब खबर है ऋषिकेश से, जहां अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर 4 साल से लड़ाई लड़ रहा एक बुजुर्ग तहसील पहुंचा और कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दे रहा है। दरअसल श्यामपुर ग्राम सभा अंतर्गत बंगाली नाले पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर एक 75 वर्षीय लाखी राम नाम का बुजुर्ग साल 2020 से तहसील के चक्कर काट रहा है। बावजूद इसकी शिकायत पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तहसील पहुंचे शिकायतकर्ता लाखी राम ने प्रशासन से कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है।
शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि ग्राम प्रधान की शह पर भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन और नदी नालों पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। वहीं एसडीएम कुमकुम जोशी ने इस बारे में संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की बात भी कही है। देखिए, आज मेरे पास जो जन सुनवाई में एक मामला आया है जिसमें नंबरदार फार्म में एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मैंने तत्काल अपनी टीम को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएंगे और अवैध अतिक्रमण पाए जाने की दशा में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। मैं ग्राम ठाकुरपुर ग्राम सभा खेरी खुद का निवासी हूँ। मेरे सामने लंबरदार का फार्म है, ग्राम लंबरदार और ग्राम सभा श्यामपुर में। वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है बंगाली नाले पे, और जिससे कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और नदी का जो बंगाल नाले का जो बहाव है वो उसका पानी भी जो है ना रुक रहा है। तो जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और वो जो नदी का जो पानी है वो बाद में ठाकुरपुर गांव की मैंने घरों में अच्छा घुस जाता है। वहाँ पे मेरी जमीन है, मेरी जमीन भी खतरे में हर साल कट रही है थोड़ी बहुत वो। और मैं एक जागरूक नागरिक के होने के नाते मैं 2020 से ये विषय पे लगा हुआ, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। प्रशासन लिख के देता है लेकिन जो जाने वाले कर्मचारी हैं, जो इनके अधिकारी हैं, वो कुछ भी कार्य नहीं करते। मैं लगातार डीएम एसडीएम मुख्यमंत्री धामी जी को मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ 2020 से, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई है और लोगों को अतिक्रमण, जो भूमि अतिक्रमण हो रही है, सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो कि एक बंगाली नाले का बहाव है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। उससे वहां का जनप्रतिनिधि भी प्रधान भी शामिल है। बिना ग्राम प्रधान के कोई भी सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं हो सकता है, उसमें वो भी उसमें शामिल है। अतः मेरा जो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस कार्य को अतिशीघ्र किया जाए और जो उसका अतिक्रमण रोका जाए। उत्तराखंड के पंतनगर से खबर आपको बताते हैं, जहां नगला के मलिन बस्ती में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने यह बताया है कि शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गए मलिन बस्तियों की सूची भेजें, ताकि शासन द्वारा उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि पंतनगर नगला के लोग मलिन बस्ती के निवासी हैं और कच्चे घर, झुग्गी झोपड़ी, टीन शेड बनाकर लगभग 40 से 45 वर्षों से निवास कर रहे हैं और सभी उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। इस स्थान के अलावा कहीं भी कोई आवास या भूमि उनके नाम दर्ज नहीं है। इनमें अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के गरीब और बंगाली विस्थापित समाज के हैं। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलिन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए, जिससे इस बस्ती के लोगों को शासन द्वारा मलिन बस्ती में सम्मिलित किया जा सके। कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, मुझे जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियाँ चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं परिस्थिति, ज़्यादातर मलिन बस्तियाँ ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहाँ लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। तो अभी हम लोगों के अनुरोध पर मुख्य सचिव ने सारे ज़िले के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि अपने ज़िले में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ जो मलिन बस्तियाँ रह गई हों उनकी सूची भेजें, ताकि उनको वहाँ पर सूचीबद्ध किया जा सके। तो मुझे आज हम सब लोग पंतनगर क्षेत्र के जो नगला नगर पालिका है वहाँ नगला मलिन बस्ती, संजय कॉलोनी मलिन बस्ती, मस्जिद कॉलोनी नई बस्ती, इंदिरा कॉलोनी मलिन बस्ती और जहाँ कॉलोनी, इस टाइप की जो मलिन बस्तियाँ हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और हम लोग जिलाधिकारी जी से मिल करके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है उसमें जल्दी से इन बस्तियों का चिन्हीकरण करके भेज दिया जाए,
ताकि इन बस्तियों के विकास के लिए हमें अलग से बजट मिल सके और ये बस्तियाँ ऑथराइज्ड रूप ले सकें। जो अनऑथराइज कहलाती हैं, अतिक्रमणकारी कहलाते हैं, उसकी जगह वह अपने ज़मीन के मालिक बन सकें, ताकि वहाँ वो अपना घर बना सकें, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उन्हें लाभ मिल सके और योजनाओं का लाभ मिल सके, और उन पर जो अतिक्रमणकारी कहलाने का डंडा चलता है वो डंडा ख़त्म हो सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर आए। और अब खबर है उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां त्रिवेणी घाट पर डॉक्टर कुमार विश्वास का 3 दिवसीय श्री राम कथा का अपने राम सत्र आयोजित किया जाएगा। और श्री गंगा सभा की ओर से कराए जा रहे इस आयोजन में 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं श्री गंगा सभा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि त्रिवेणी घाट पर 11, 12 और 13 जून को प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास श्री राम कथा गाएंगे। 3 दिवसीय कथा प्रतिदिन संध्याकालीन गंगा आरती के बाद लगभग 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस कथा में प्रवेश निःशुल्क रहेगा और घाट परिसर में 5 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। श्री गंगा सभा के महामंत्री चंद्रशेखर ने बताया है कि डॉक्टर विश्वास ने कथा की कोई फीस भी नहीं ली है। हालांकि उनकी और उनके जो 35 सदस्यीय टीम होगी उसके आवास भोजन की व्यवस्था श्री गंगा सभा को करनी होगी। साथ ही पंडाल, म्यूजिक सिस्टम आदि की भी व्यवस्था हमें ही करनी होगी। और इन व्यवस्थाओं को बनाने में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इसमें भरत मंदिर परिवार, जयराम आश्रम, स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थाएं श्री गंगा सभा का सहयोग कर रही हैं। वहीं कथा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की भी संभावना है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आदि अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास राम कथा करेंगे। अपने अपने राम उनका टाइटल है जिसके नाम से वो कथा करते हैं। और ये 11, 12, 13 जून को मंगल, बुध और बृहस्पतिवार को त्रिवेणी घाट के मुख्य आरती स्थल के पास में ही ये प्रोग्राम होगा और गंगा सभा इसको आयोजन कर रही है। क्या विशेष रहने वाला है? विशेष उनकी डॉक्टर कुमार विश्वास की अपनी अनूठी शैली है राम कथा को कहने की। उन्होंने अभी पीछे 1 महीना पहले हर की पौड़ी पे भी कथा की है, तो उन्हें काफी आजकल लोगों में बड़े पॉपुलैरिटी है। तो हमें भी मौका मिला यहाँ उनकी कथा का आयोजन करवाने का, तो इसलिए लोगों के शहर के लिए एक अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। श्री गंगा सभा इसका आयोजन कर रही है ऋषिकेश, और करीब 4 से 5 हजार लोग हम मानते हैं कि इसमें उपस्थित होंगे। बाहर से तो सिर्फ जो हमारे मुख्यमंत्री, हम कोशिश करें मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करें, और हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री गणेश जोशी जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको भी हमने इनवाइट किया है, नेता प्रतिपक्ष को भी इनवाइट करा है, और एडमिनिस्ट्रेशन डीएम, एसडीएम वो सब रहेंगे। और मेन जो यहाँ पर है, या तो यात्री जो इस समय यहाँ पर उपस्थित है, या जो लोकल शहर के लोग हैं, उन्हीं को हमने इन्वाइट करा है, और बाकी हमने बाहर से किसी को इन्वाइट। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के रहने वाले सुपाड़ा गांव के विनय भंडारी आईएमए से पास आउट होने के बाद आखिरकार सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। और आपको बता दें कि विनय ने सेना में अधिकारी बनने के लिए कुल 14 बार प्रयास किए, जिसमें से वो 9 बार फेल हुए हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर विनय भंडारी ने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। विनय भंडारी के बारे में बताएं तो विनय भंडारी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। उन्होंने अपनी 1 से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई गुरु राम राय स्कूल श्रीनगर से की है। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से राजकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हासिल किया। रुड़की से उन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की और 2021-22 में 1 वर्ष के लिए उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था नवयुगा में बतौर सिविल इंजीनियर के पद पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर सेना में जाने का मन बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू की और अब विनय गोरखा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट अधिकारी बन चुके हैं। जो सपना मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था बचपन में, क्योंकि हम आप गढ़वाल में आए, उत्तराखंड में देखिए, आप बच्चों का एक ही सपना होता है कि फ़ौज में जाने का, चाहे वो अधिकारी पद पे हो चाहे जवान पे हो, सपना ही होता है। आज वो सपना, कल 8 तारीख को वो सपना जो है पूरा हुआ है, और काफ़ी मैंने मेहनत की है, काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था सपना, क्योंकि कई बार मैं फेल हुआ, कई बार मैं पास हुआ तो कहीं और गया, वहाँ से ट्रेनिंग की, वहाँ से छोड़ा, फिर में आया, फाइनली वो मोमेंट आ गया। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जब मैं कमीशन हुआ आर्म फोर्सेज में।
किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कठिनाई भी आपने काफी झेली है। अब माता पिता कितने इससे आप मानते हैं, और क्या पिताजी पहले इसके क्या फौज में कुछ क्या करते थे पिताजी, थोड़ा परिवार में? हाँ, पापा का पहले शॉप थी, तो पहले तो हम वैसे गांव रहते थे। बाद में जब थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई तो पापा ने यहाँ पे मकान बनाया, और थोड़ी उस समय से जो हमारी एजुकेशन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ। फिर सोचा, फिर फादर का भी थोड़ा, मेरा तो एंगल था ही आर्म फोर्सेस के लिए, फादर ने भी थोड़ा पुटिंग किया। फादर और मदर ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया इसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम क्यों कर रहा है ट्राई, क्यों जा रहा है इधर की तरफ। तो मैंने पूरा पुटिंग किया है उसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। और जब भी फेल होता था तो थोड़ा बुरा तो लगता था अपने लिए, और उससे ज़्यादा पापा लोगों को भी बुरा लगा उस टाइम कि हाँ भाई ये फेल हो रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, दूर जा रहा है, काफ़ी दूर, 5 दिन के टेस्ट के लिए, वहाँ से पहले ही दिन बाहर आ जा रहा है। ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता था। ये कि चलो हमारा बालक बहुत मेहनत कर रहा था, ये तो बहुत समय से ना कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत, चलो इस समय कामयाब हो गया, तो उसी में हमें बहुत खुशी मिली। तो दिल से कह रही हो तो बहुत बता रही हो कि बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी है। हमें सपोर्ट हमने भी किया, उसने ज़्यादा मेहनत उसने की, हमने तो बहुत कम की, ज़्यादा उसने की। पर उसको कभी कभी बोल भी देते थे हम कि चलो नहीं हो रहा तो छोड़ दे बेटा, दूसरे उसमें चले जा, पर वो नहीं माना। तो बहुत पढ़ती उसको, उसके पापा तो हर समय डांटते रहते, खेलने भी नहीं देते थे। बचपन ही से बस पढ़ाई करो बस उसी में रहते थे। हमने नहीं की तो आप बच्चे कर सकते हो पढ़ाई, उसके लिए तो घर गाँव छोड़ के आ रखे हम इधर शहर की तरफ कि चलो थोड़ा बच्चे पढ़ ले जाएंगे तो थोड़ा कामयाब हो जाएंगे। अब एक सोच होता है कि जब बच्चा पढ़ाई लिखाई हो जाती है, नौकरी हो जाती है, तो उसके बाद शादी का जो हो जाता है, तो आगे क्या उम्मीद है आपके बेटे के लिए? अब क्या शादी का तो ये है कि शादी भी हो जाएगी, तरक्की कर रहे हैं तो शादी की कोई वो आज चिंता नहीं है। शादी तो खैर होती जाएगी उसकी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।